नमस्कार एंड वेलकम योर टू ऑल इन वन क्लासेस सासाराम। मैं हूं सूर्या सिंह और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मॉडल सेट को देखेंगे। ये साइंस का सेट नंबर 3 है और इससे पहले वीडियो में हमने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को करा दिया था। ये सभी सेट मॉडल पेपर हैं जो कि टारगेट के सेट हैं और इसमें से आपको 1 2 हमने करा दिया है पहले ही। और इस वीडियो में हम लोग तीसरे सेट को देखेंगे जिसमें से कुल प्रश्न 80 है और ये सभी प्रश्न एग्जाम के तरह ही है जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन को डिटेल के साथ कराएंगे। वीडियो पसंद आएगा सब्सक्राइब और लाइक करना है। चलिए इसमें शुरू किया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। मतलब कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक चीज और याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। एक चीज और इसमें पूछ सकता है कि अवतल दर्पण कहते किसे हैं। 2 नंबर के लिए आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल पूछ देगा तो इसको बताइएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल कहते हैं। समतल पूछेगा तो इसमें बताइएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, मतलब प्लेन हो, बराबर हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। मतलब कि कह रहा है कि प्रकाश मतलब कलर कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आप याद रखिएगा बैगनी का सबसे कम होता है और उसका तरंग दैर्घ्य होता है 380 से 420। तो यहाँ पे 380 दिख रहा है, आप इसको करके निकल जाइएगा। 380 करके निकल जाना है क्योंकि इसमें से वो दिया नहीं है 420, तो इसमें से 380 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक चीज और पूछ सकता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो लाल रंग का होता है 625 से 740। तो इसमें है नहीं, लाल रंग पूछ नहीं रहा है, कह रहा है कि न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम। तो कम याद रखना है, सबसे कम बैगनी का होता है और बैगनी क्या होता है 380 से लेकर 420 तक। तो 380 ऑप्शन में है, इसको करके हम लोग आगे चल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब कह रहा है कि यदि कोई प्रतिरोध, जैसे मान लीजिए कि 5 ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम का प्रतिरोध है, इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसका प्रतिरोध 1/5 हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए प्रतिरोध पूछ रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में पूछ देते हैं परिपथ का धारा, तो धारा का मान बहुत बढ़ जाता है और प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में कि प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा अगर यहाँ पे धारा हो गया, प्रतिरोध की जगह पे धारा तो बहुत अधिक मारेंगे, लेकिन यहाँ प्रतिरोध है तो प्रतिरोध बहुत अधिक कम हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। छठवां क्वेश्चन है पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सातवां है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक कौन होते हैं। मतलब कि कह रहा है कि जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कौन उसमें घूमते हैं, तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन देखिए दो गो दिया है, इलेक्ट्रॉन दो गो दिया है, एगो दिया है मुक्त और एगो कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन गलत हो जाएगा क्योंकि ये कोर नहीं होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है, क्योंकि आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन का ही निकाला जाता है। तो इसमें धारावाहक कौन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। 8 नंबर है यहाँ पे कि कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये सबको पता होगा कि लाल रंग का उपयोग खतरे के रूप में किया जाता है। और एक नंबर दो इसमें इस पूछता है 2 नंबर के लिए क्वेश्चन कि लाल रंग का ही उपयोग खतरे के सिग्नल के लिए क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर हमने लिखवा दिया है क्लास में और आप लोग देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है बैगनी का। तो यहाँ पे कम नहीं अधिक पूछ रहा है, तो अधिक पूछ रहा है तो हो जाएगा लाल, अधिक पूछ रहा है तो लाल। आगे है 10 नंबर में कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है टिंडल प्रभाव। अब पूछ देगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो इसमें छोटे छोटे कण के रूप में प्रकाश बिखर जाता है, टकराने के बाद बिखर जाता है। और आप लोग को टिंडल प्रभाव नहीं पता होगा तो ये घर जिसका मड़ई होगा, मड़ई, मड़ई समझते हैं, मड़ई मतलब कि पक्का का घर नहीं, उसमें आपको एक जो होता है घर में जो छोटा सा छेद, उससे जब प्रकाश सुबह सुबह आता है तो उसमें देखिए कुछ धूल कण दिखाई देते हैं।
धूल कण जो दिखाई देते हैं ना, वही टिंडल प्रभाव, उसी को टिंडल प्रभाव बोला जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, जिसमें डबल बॉन्ड हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। और जिसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा वो संतृप्त हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा वो संतृप्त हो जाएगा, और डबल बॉन्ड रहेगा तो असंतृप्त हो जाएगा। और यहाँ पूछ रहे हैं कौन असंतृप्त है, तो हम लोग बना के चेक करेंगे। देखिए ये असंतृप्त नहीं है, ये संतृप्त है। देखिए इसको बना रहे हैं H4, तो एक इधर दे दीजिएगा, 2 3 और 4, तो इसमें तो 4 क्यों हो गया, केवल हाइड्रोजन ही, तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये हो जाएगा संतृप्त। अब पूछ रहा है असंतृप्त, ये हो जाएगा आंसर गलत। इसमें देखिए C2 है, तो C2 हम कर दे रहे हैं, C2 हुआ तो इसमें एक ही बॉन्ड हुआ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन ठीक है, लेकिन इसमें एक ही बॉन्ड आया, तो ये हो गया संतृप्त। लेकिन होना क्या चाहिए, असंतृप्त पूछ रहा है। यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन लिखेंगे, चारों तरफ आप लोग को हाइड्रोजन लिखना है, हम लिख नहीं रहे हैं। और अब देखिए, अब इसमें कहा कि C2H4, C2H4, तो अगर हम C यहाँ से ले ले 2 ठो और इसमें H4 देना है, तो इसमें एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड देंगे, इसलिए यहाँ पे एक H यहाँ पे हो जाएगा, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, एक H और एक H यहाँ पे, तो 4 ठो हाइड्रोजन हो गया और 2 ठो बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या हो जाएगा, असंतृप्ति होगी। जिनको ये समझ में नहीं आया है, क्लास में हम पूरे डिटेल्स के साथ ये बता चुके हैं। चलिए इसमें आगे ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। 12 नंबर, 12 में है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो इसमें से हो जाएगा सभी। किसी चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। 13 नंबर है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे, ये कैसे लिखा हुआ है, कैसे जोड़ा जाता है, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा, आममीटर को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को किस क्रम में, समांतर। समांतर का ही दूसरा नाम होता है पार्श्व, समांतर का ही दूसरा नाम क्या होता है, पार्श्व। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पार्श्व पार्श्व को ही समांतर बोलता है। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आममीटर को और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। आगे 14 नंबर, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विधुन्मय, उदासीन और भूसंपर्कित। तो इन तारों का रंग होता है, देखिएगा, विधुन्मय का रंग होता है रेड, विधुन्मय का रेड हो जाएगा। और इसका उदासीन तार होता है, आपको उदासीन तार आपको मिल जाएगा काला, ब्लैक। उदासीन तार ब्लैक होता है, और भू स्पर्क मतलब अर्थिंग, अर्थिंग वाला तार जो होता है ना, ग्रीन होता है। तो इसमें RBG, रेड, रेड ब्लैक और ग्रीन, रेड ब्लैक और ग्रीन, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ये RBG दूसरा फुल फॉर्म मत निकालिएगा, इसका यहीं पे है सिर्फ ये वाला। आगे है 15 नंबर, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो चुंबक के भीतर कह रहा है, देखिए ये होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ। पूरा समझिएगा, नॉर्थ से इसके जाता है साउथ की ओर, लेकिन ये बाहर बाहर, नॉर्थ से साउथ की ओर कैसे जाता है, बाहर बाहर, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है बाहर बाहर, ये इसकी रेखाएं जाती है। लेकिन ये पूछ रहा है चुंबक के भीतर, तो चुंबक के भीतर ही जाता है साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, तो इसमें हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा कि कभी क्वेश्चन कोई गलत ना हो। 16 नंबर यहाँ पे, 16 नंबर में है कि ये टारगेट का देख लीजिएगा, टारगेट का ही मॉडल पेपर है, बुक में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग इसका सोल्यूशन देखिए सिर्फ। 16 में है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निरूपित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निरूपित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आप देखिएगा कि जल विद्युत संयंत्र में एक लगा होता है, क्या बोला जाता है उसको, टरबाइन, हाँ टरबाइन बोला जाता है उसको। टरबाइन लगा रहता है जिसमें आपको पानी जब लगता है तो वो घूमने लगता है, घूमने लगता है तो विद्युत बन जाता है, क्या बन जाता है, विद्युत। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो विद्युत बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आगे है 17 नंबर कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे 18 नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। मतलब वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया है 40, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान दे दिया है 40, आर का मान क्या दिया है 40। कह रहा है उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ पूछ रहा है। एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एफ बराबर होता है R/2, R/2, आर बटे में इसको कर लीजिएगा 2। तो इसमें आर का मान है 40, तो 2 से भागा दीजिएगा, आर का मान 40 है, 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20। इसका सही आंसर सी 20 हो जाएगा। ठीक, बना के भी आप लोग इसको देख सकते हैं। 19 नंबर में है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान
बताता है कि मतलब आवर्धन का ऋणात्मक मान, मान लीजिए कोई वस्तु है 4 मीटर की है, लेकिन अगर इसमें माइनस लग गया तो ये क्या कहना चाह रहा है? तो आवर्धन आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि वस्तु 4 गुना है लेकिन उल्टा है, माइनस हो गया तो उल्टा है, ठीक। और अगर ये प्लस रहता तो 4 गुना सीधा है, ठीक। जैसे ऊपर की ओर जो रहता है, ऊपर की ओर की दूरी को प्लस और नीचे की ओर की दूरी को माइनस, ऊपर की ओर की दूरी को प्लस और नीचे की ओर की दूरी को माइनस माना जाता है। तो इसमें कह रहा है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन का ऋणात्मक बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। क्या है? प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक। इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। चार हम बताने के लिए दिए हैं कि ये ना सोचिएगा कि चार कहाँ से आ गया, तो चार पाँच छह ये सब एग्जाम्पल है, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत, तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य को माना जाता है। अंतिम कहिए, अनंत कहिए, कुछ भी कहिए, वो सूर्य है, ठीक। अगला देखिए 21 नंबर। 21 नंबर है कि प्रकाश तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? तो प्रकाश तरंगे आपको न कि चुंबकीय और ना ही विद्युतीय, ये दोनों आंसर गलत है, ठीक। लेकिन बहुत लड़के क्या करते हैं, एग्जाम में जल्दबाजी में चुंबकीय पढ़ते हैं और टिक के निकल जाते हैं, जो कि गलत है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और हम जब फिजिक्स का क्लास ले रहे थे तो पहले ही दिन पढ़ाए थे कि तरंगे कैसी होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक। 22 नंबर देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है? इसमें 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ये। इसका क्या, इसको क्या बोला जाता है पता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का होल्ड हुआ, इसे बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है या कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक। 23 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र। अब ये सब फॉर्मूला भी आने लग रहा है, तो फॉर्मूला को भी आप लोगों को याद रखना है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबको पता है, C12H/O11, ठीक। 24 नंबर में है विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज किस मतलब कैसे काम करता है? तो विद्युत फ्यूज में आप देखिएगा कि एक तार होता है जो धीक कर टूट जाता है, मतलब गर्म होकर टूट जाता है जब अधिक बिजली उसमें आती है, तो धारा के उसमें प्रभाव पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, धारा के उसमें प्रभाव पर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी किसी है, यहाँ पे किसी है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? अगर इसको धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो इसमें विद्युत चुंबक, ये मेनली पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहे का। सबको पता है कि नरम लोहे का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। तो ये सब सिर्फ भुलवाने के लिए सब आपको है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो, तो आपको सीधे पकड़ना है कि नरम लोहा है, विद्युत चुंबक मार के निकल जाइए आगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विभक्त वल्य, विभक्त वल्य का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वल्य का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत लड़के कंफ्यूज होंगे और बहुत जगह इसका गलत भी आंसर दिया है। आप जब पढ़िएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विभक्त वल्य विपरिवर्तक है। यहाँ पे अगर लग गया कि विभक्त वल्य विपरिवर्तक, यहाँ पे अगर विपरिवर्तक है क्वेश्चन में, तो उसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। उसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र। विभक्त वल्य विपरिवर्तक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। लेकिन यहाँ पे विपरिवर्तक नहीं है, सिर्फ यहाँ पे विभक्त वल्य, तो इसका आंसर होगा विद्युत मोटर। अब बहुत जगह देखिएगा, गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो गलत गलत लोग बताया है इसको, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 में है कि यहाँ पे कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपको हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा कहीं दिख रहा है? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को ही यूनिट बोला जाता है, तो इसका आंसर यूनिट भी हो जाएगा। देखिए आपको किलोवाट घंटा यानी कि एच, किलोवाट घंटा रहे या यूनिट रहे, आपको एक ही समझना है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक। या इसको वोट भी लिखता है, कहीं कहीं आप इसको देखिएगा ना तो इसको वोट लिखता है, BOT, ठीक। तो आगे चलिए 28 नंबर में। 28 में है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है? ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमने आपको पहले भी एक क्वेश्चन ही करा दिया था, उसमें था कि प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो प्रतिरोध का मान आपको बढ़ जाता है, कम हो जाता है, और विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा और विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। पीछे भी हमने क्वेश्चन कराया था, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं आप लोग। 29 नंबर में है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है सौर कुकर में? सौर कुकर में सर्वाधिक उपयोग अवतल का किया जाता है, ठीक। अवतल। 30 नंबर में है, 30 में आपको है कि एक माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर कितना है? मतलब किसके बराबर एक माइक्रो एम्पियर होता है? तो 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। 31 नंबर में है आपको कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है ना, उसका तली उठा हुआ महसूस होता है। तालाब की तली भी उठी हुई महसूस होती है, बाल्टी की तली भी उठी हुई महसूस होती है। क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसमें 32 नंबर है, 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नीचे है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन के दो अपरूपों के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है? कार्बन के दो अपरूप, एक अपरूप हीरा होता है और एक अपरूप ग्रेफाइट होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि तीसरे अपरूप का नाम क्या है? तो तीसरा हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन, इसका पूरा नाम होता है बक मिस्टर फ्लोरीन, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। 34 नंबर में है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया, अपचयन माफ कीजिएगा, अपचयन अभिक्रिया है भोजन का पाचन। 35 नंबर में है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? मतलब कि कौन सी गैस ऊष्मा उत्पन्न, मतलब गर्मी उत्पन्न करती है। कहने का मतलब यही है कि गर्मी किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे कि गर्मी उत्पन्न होते हैं। ठीक। आगे 36 नंबर कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? मतलब ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत क्या है? इसमें से ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत क्या होगा? तो कोयला नहीं, कोयला से ज्यादा प्रदूषण होता है, लकड़ी से भी। प्राकृतिक गैस से कुछ हद तक लिमिटेड है, तो प्राकृतिक गैस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन को इसको देख लीजिएगा, नहीं दिखा होगा तो। 37 नंबर कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं यह धुआं यह धुआं आपको होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। यह धुआं किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। NO2, ओ है ओ। ठीक, NO2 का होता है। यहाँ पे आगे चलेंगे 38 नंबर में। 38 में है कि निम्न में कौन अवकारक है? कौन अवकारक है? तो इसका 38 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, H2। H2 अवकारक किसे कहते हैं? तो अवकारक उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का निकासन हो। तो ठीक, इसका आंसर H2 हो जाएगा। 39 नंबर है कि जठर रस का पीएच मान, जठर रस का पीएच मान होता होता कितना है? मतलब पीएच मान लगभग होता है कितना होता है? तो 1.2। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि जठर रस होता क्या है? तो जठर रस हमारे आमाशय में पाया जाता है, जिसे HCl बोला जाता है। यानी HCl का ही दूसरा नाम जठर रस होता है, जिसका पीएच मान 1.2 होता है। ठीक। आगे है 40 नंबर में कि पीतल, पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो मतलब पीतल मिश्र धातु है। कह देगा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता। इसको यहीं से याद रखिएगा, ठीक है। पीतल है ना, इसको आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी पीतल तांबा जस्ता, पिताजी पीतल तांबा जस्ता, पिताजी पीतल तांबा जस्ता, यानी तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो पीतल बन जाएगा। कई बार पूछ भी चुका है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा। ठीक। 41 नंबर है, निम्नलिखित में किस धातु का किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु का प्रभाव कहने का मतलब किस धातु पर जंग नहीं लगता है? तो सोना पर जंग नहीं लगता है। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 42 में है, आपको देखिएगा कि निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? कौन सा मान? क्षारक विलयन। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक वाला सिर्फ डी में दिख रहा है 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक। आगे चलिए, इसमें से एक चीज और रखिएगा, अगर दो कह देगा तो ये अम्ल हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो 7 होता है वो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, ये भी और ये भी। और इसमें लेकिन क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन, तो क्षारीय विलयन का 7 से अधिक, तो जो भी हो 7 से अधिक उसको आंसर कर लेंगे। 13 में है, 13 कह रहे हैं, 43 में है कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग एक के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। क्षार धातु यानी कि क्षारीय तत्व कहलाते हैं। और वर्ग एक में धातुओं को रखा गया है। ठीक। इस संक्रमण धातुओं को सबसे लास्ट में रखा गया है, अंतिम में। ठीक। आगे चलिए, इसमें 44 नंबर, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अम्ल कहाँ पे है? ए। और लेकिन यहीं पे क्वेश्चन रहता है कि धातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षार बनाते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्या बनाएंगे? तो अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। 45 नंबर है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। ये सब हमने लिखवा दिया था क्लास में भी, याद है तो भी ठीक, नहीं है कर लो। ठीक। 46 नंबर, एथेनॉल
एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाता है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन। 47 नंबर में है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको याद रख लीजिएगा आप लोग भी। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2 Na2 फिर से Na2 Na2 ये होता है सोडियम जिंकेट का सूत्र। 48 नंबर में है कि अक्रिय तत्व कौन है? मतलब इनमें से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस हीलियम होता है। हीलियम कौन होता है? अक्रिय गैस। बाकी ये सब ये तो धातु हो गया Au यानी कि सोना। सोना धातु हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया और कार्बन भी यहाँ पे आपको अक्रिय नहीं हुआ। तो अक्रिय कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कह रहे हैं हीलियम। कौन हो जाएगा? हीलियम। आगे 49 नंबर। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? तो एसिटिक अम्ल। आगे है कि सीएनजी का पूरा नाम। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका हिंदी में आपको हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में याद रखिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक। 51 नंबर देखिए, क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि एक होता है आयनिक यौगिक, एक होता है सहसंयोजी यौगिक। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो आयनिक अ लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे ना दिख रहा होगा, दिखेगा अ लिख दिए हैं, यानी कि आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक में जो आपको होता है ना, शुरू में धातु रहेगा। शुरू में धातु रहेगा, कोई भी फॉर्मूला रहेगा ना, उसके शुरू में धातु रहेगा और बाद में क्या आएगा? अधातु। शुरू में धातु और बाद में अधातु। ध्यान से समझिएगा इसको। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिक। एगो होता है आयनिक, यहाँ पे आयनिक वाला यहाँ पे, सहसंयोजी वाला यहाँ पे बता देंगे। ये सोडियम है, Na है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए आयनिक में होता है शुरू में धातु, उसके बाद अधातु। शुरू में धातु और बाद में अधातु। और आयनिक यौगिक जो रहेगा ना, जो आयनिक यौगिक रहेगा उसमें होता है शुरू में अधातु, शुरू में अधातु और उसके बाद में भी अधातु रहेगा। बाद में भी अधातु, शुरू में अधातु और बाद में भी अधातु। तो इसमें देखिए अब ऑप्शन में कार्बन क्या है? कार्बन यहाँ पे अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। तो यह हो जाएगा स्वसंयोजी यौगिक। कौन हो जाएगा? स्वसंयोजी यौगिक। ठीक। इसमें के बाद में देखिए सोडियम है। सोडियम यानी कि धातु हो गया। धातु हो गया तो ये आयनिक यौगिक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें देखिए कैल्शियम है शुरू में, तो यानी कि धातु है। कैल्शियम एक धातु है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। उसके बाद है सोडियम। सोडियम भी एक धातु है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि ये सभी आयनिक यौगिक हुए। ये सभी क्या हुए? आयनिक यौगिक। लेकिन हमको क्या चाहिए था? स्वसंयोजी यौगिक। तो स्वसंयोजी में अधातु होना चाहिए, तो अधातु हो गया यहाँ पे। और बाद में भी क्या होना चाहिए? अधातु। तो हाइड्रोजन भी एक अधातु है। ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको समझे होंगे। अगर इसको यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे तो यहीं पे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आगे और क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। आगे की क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए। और आगे चलिए 52 नंबर में। 52 में है कि मानव में वृद्धि, वृद्धि नहीं बुद्धि, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेरी ब्रह्म। सेरी ब्रह्म को बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र माना जाता है। ठीक। आगे है 53 नंबर में कि किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी। ठीक। याद रखिएगा बायोलॉजी का अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। यहीं से 52 से ही हो गया है। 54 में देखिए, 54 में है कि चींटों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? समजात अंग। ये सब आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, इसको कर लीजिएगा। आगे है 55 नंबर में है कि नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक में। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिक की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक। इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अगला है 56 नंबर। ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट में जनन आपको मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में जनन मुकुलन के द्वारा होता है। 57 नंबर क्वेश्चन में है कि यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। हमारे शरीर में यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक। आगे है 58 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? हमारे शरीर के लिए इनमें से कौन सा घटक आवश्यक है? तो हमारे शरीर में विटामिन भी होना चाहिए, खनिज भी होना चाहिए और पोषक तत्व भी होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। 59 नंबर में है
कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो इसका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का पूछ देगा तो आप बताइएगा व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक। आगे है 60 नंबर, 60 में है कि घटपर्णी, घटपर्णी यानी पिक्चर प्लांट एक उदाहरण है। तो घटपर्णी जो होता है ना, कीटाणु उताणु को खा जाता है ये पकड़ के। घटपर्णी क्या करता है, कीटाणु उताणु को खा जाता है, मतलब कि कीट भक्षी पादप है। कैसा पादप है, कीट भक्षी पादप है। आगे 61 नंबर में है कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है, तो ये भौतिक कारक है, मतलब कि प्रकृति के द्वारा ये सब बनाए गए हैं, तापमान, वर्षा और पवन, ठीक। आगे है 62 नंबर में, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया। निमोनिया में आपको चेस्ट में ही सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन हो जाएगा, निमोनिया, ठीक। आगे है 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संवहक ऊतक है, मतलब इनमें कौन संवहक ऊतक है। संवहक का मतलब ले जाने और लाने वाला कौन है, तो इसमें फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है। फ्लोएम और जाइलम दोनों, तो यहाँ पर डी में दिया भी है कि बी एवं सी दोनों, बी एवं सी दोनों, बी एवं सी दोनों, जाइलम और फ्लोएम, ठीक। 64 नंबर में है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो इसमें यहाँ पे देखिए समुद्र तट दिया है, समुद्र तट, तो ये हो जाएगा गलत। अगर समुद्र रहता तो कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन समुद्र तट है तो इसको ऐसे ही गलत काट देंगे। फसल क्षेत्र ये भी गलत हो जाएगा, और नदी, नदी तट भी गलत हो जाएगा, तट दिया है जिसके कारण ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन। सही आंसर क्या हो जाएगा, वन। वन में ज्यादातर जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं वन में, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा वन। आगे है 65 नंबर, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, मतलब कि पादप हार्मोन एक साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, किसके लिए सहायक है ये बताना है। तो ये आपको है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, मतलब कि लंबाई में वृद्धि के लिए तो ये सही है। ताने की वृद्धि के लिए ये भी सही है। इसमें हो जाएगा पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तो ये भी सही है, मतलब इसमें से सभी सही है, इसमें से सभी सही है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसके लिए उत्तरदायी है, तो इनमें से सभी। ये आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा क्या क्या लिखा था 66 में। और जिनको भी इसका पूरा का पीडीएफ चाहिए वो हमसे ले सकते हैं, फ्री में आपको मिल जाएंगे, ठीक। 66 नंबर में है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण कौन करता है, तो इसमें हो जाएगा अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क एक सब करता है। 67 नंबर है, 67 नंबर, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था, और यूरिया का फार्मूला होता है Na2CO3NH2, Na2CO3NH2, NH2CO3 NH2, फिर से सुन लीजिएगा, NH2CONH2, ठीक। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 68 में है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हम जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और ये क्रिया वो सिर्फ दिन में करते हैं, और रात में उल्टा हो जाता है। रात में वे लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि रात और दिन दोनों समय ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जिनमें से आपको नीम हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और भी पौधे होते हैं, लेकिन नीम को याद रखिएगा, नीम को याद ही रखना है, क्योंकि नीम आपको चारों तरफ मिल जाएगा। आगे है 69, 69, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होता है। ओजोन का फार्मूला आपको होता है O3, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे है 70 में कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से आपको होता है एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया, ठीक। 71, माउस थोड़ा सा फंस रहा है। 71 में है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं, तो पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में ये लोग संचित रहते हैं, ठीक। 72 में है कि निम्नलिखित में किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी ब्लड बैंक। ब्लड बैंक कौन है, तो प्लीहा। ब्लड बैंक कौन है, तो इसको याद रखिएगा, प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को। 73 क्वेश्चन है कि हृदय के बेसमों का शिथिलन कहलाता है। तो हृदय के बेसमों का शिथिलन, मतलब शिथिलन का दूसरा नाम क्या है ये पूछ रहा है। शिथिलन का ही दूसरा नाम आपको होता है डायस्टोल, डायस्टोल,
डायस्टोल, यानी कि आपको बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको मिटा दे रहे हैं इसको, अरे क्लिक हो जाओ यहाँ पे, हाँ बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? डायस्टोल। शिथिलन को ही डायस्टोल बोला जाता है, तो हृदय के बेसमों का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल। ठीक। 74 नंबर में दिया है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है आपको वृषण से। कहाँ स्रावित होता है? वृषण से। गलती से ये नत मार दीजिएगा, ये वृक है तो ये गलत हो जाएगा, वृषण इसका होता है। ठीक। 75 नंबर आपके सामने है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। तंत्रिका के द्वारा सिर्फ गलत हो जाएगा, रसायनों के द्वारा भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर सी, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। 76 नंबर है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, मतलब मृतजीवी के द्वारा कवक अपना पोषण करता है। ठीक। 77 में लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग होता है, तो लसिका का रंग आपको देखिए, एक चीज इसको याद रखिए, हल्का पीला। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप रंगहीन कर दीजिएगा। रंगहीन मतलब लसिका का कोई आंसर नहीं, कोई रंग नहीं होता है, या तो वो आंसर हो जाएगा, नहीं तो हल्का पीला। हल्का पीला ऑप्शन में है तो हल्का पीला हम करके निकल जाएंगे, नहीं तो इसका आंसर हो जाता है रंगहीन, मतलब कोई रंग नहीं। आगे है 78 नंबर। 78 नंबर में है कि मेरू रज्जु कहाँ से मिलता है? मतलब मेरू रज्जु कहाँ पाया जाता है? तो मेडुला अबलांगेट, इसका आंसर होता है मेडुला अबलांगेट। तो इसमें मेडुला लिखा है तो मेडुला को ही हम लोग कर लेंगे, मेडुला अबलांगेट इसका आंसर होता है। आगे है 79 नंबर। 79 नंबर में है यानी 79 में की 79 में है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? संवेदग्राही होता है आपको मस्तिष्क, नहीं होता है मस्तिष्क, संवेदग्राही अंग नहीं है, इसको याद रखिएगा। 80 नंबर में है कि बीज विकसित होते हैं। बीज कहाँ विकसित होते हैं? तो बीज आपको बीजांड में विकसित होते हैं। कहाँ पे? बीजांड में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन हमने आपको करा दिए पूरे डिटेल्स के साथ। और ये पीडीएफ, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, जिनके पास ये बुक नहीं है और वो चाहते हैं कि ये पीडीएफ उनको मिल जाए, तो ये पीडीएफ उनको मिल जाएगा। आप हमारे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।